नमस्कार दोस्तों, शाम 5 बजे के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज 26 दिसंबर है, सोमवार, और हम हमारे सेशन के साथ तैयार हैं। प्रीमियर मोड में रिलीज कर रहा हूं मैं ये सेशन। इसका पूरा आनंद ले। लाइव चैट साथ में ओपन रहेगा, उसमें आप बढ़िया कमेंट कर सकते हैं, मेरे सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। तो भैया, आज का एजेंडा आपके सामने है, देख लो एक बार अच्छे से। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीजें एग्जाम से बहुत यूजफुल होंगी, आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए भी। ये सारे टॉपिक्स आज मैं कवर करने वाला हूं। अभी तक के सारे सेशन प्लेलिस्ट में दिए हैं। कितने लोगों ने सारे देख लिए भाई? कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिए? पेज की लिंक नीचे दी है, उस पर डेट वाइज सारे पीडीएफ्स लगे हुए हैं। तो अच्छे से वो पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लो। ये सारी चीजें एग्जाम में ऐसे कैसे काम आएंगी, मेरी बात ध्यान रखिए। शुरू करें आज का काम। आते के साथ पहले इमोजीज लगाओ, संदीप सर जिंदाबाद करके दिखाएंगे, और प्यारी प्यारी बातें लिखो। मजा आता है हमको सुन के। पहली खबर है, भारत में स्टार्टअप यूनिवर्स में फंडिंग की कमी। दोस्तों, इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स कैन टर्न जस्ट लाइक दैट। जब 2020-21 में कोविड आया था, उस वक्त भारत के स्टार्टअप्स को जिस तरह की फंडिंग मिलना शुरू हुई थी, वह अद्भुत थी। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स केप्ट फ्लोइंग इनटू इंडियन स्टार्टअप्स, और उनमें से कई यूनिकॉर्न बन गए। एक दो डेकाकॉन्स बन गए। यूनिकॉर्न यानी $1 अरब का वैल्यूएशन, रेवेन्यू नहीं। और डेकाकॉन यानी $10 अरब का रेवेन्यू का वैल्यूएशन, रेवेन्यू नहीं। हालांकि इनमें से कईयों के प्रॉफिट इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन इन्वेस्टर को एक फ्यूचर पे भरोसा होता है, वो पैसा लगाता है। ये सारी कहानी अच्छे से चलती रही जब तक कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अचानक से इजी मनी के एरा पर फुल स्टॉप नहीं लगा दिया। 2008-9 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसके बाद से वेस्ट के जितने सेंट्रल बैंक थे, उन सब ने अपना पॉलिसी रेट घटा दिया था, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया था। पैसा आसानी से फ्लो हो। उसके अलावा मात्रात्मक तरलता दे रहे थे, क्वांटिटेटिव ईजिंग, बाय डूइंग हेवी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम एवरी मंथ। अब वो दोनों चीजें खत्म हो गई। क्यूई एकदम घट गया और यहाँ इंटरेस्ट रेट एकदम बढ़ गए। तो ये जो फ्री पैसा आ रहा था, इसका फ्लो ही रुक गया। तो भारत में फंडिंग आधे से ज्यादा गिर गई। प्रॉफिटेबिलिटी पे जोर है, तो अब पूरा का पूरा डायनामिक बदल गया, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो इंडियन स्टार्टअप में 40% का फंडिंग ड्रॉप आया है, और इसमें मैक्सिमम ड्रॉप लेट स्टेज फंडिंग में आया है। तो कई बड़े बड़े कंपनियों पर अब प्रॉफिटेबिलिटी का दबाव आ गया है, जिसकी उनको आदत ही नहीं है। फ्री का पैसा आ रहा था, उसको जलाना है, मार्केट कैप्चर करना है, सस्ते प्रोडक्ट बेचना है, लोगों को हाई सैलरी पे रखना। अब वो सारे डायनामिक पलट गए। तो इनमें से कुछ सरवाइव नहीं करेंगे, काफी सारे सरवाइव कर भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये माहौल 12, 18, 24 महीने तक रहेगा। उसके बाद ये भी बदलेगा ही ना। समय तो चक्र में है, चलता रहता। कोई ऐसा थोड़ी कि खराब समय तो हमेशा खराब रहेगा। वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट वेदर इट इज गुड और बैड, ये ध्यान रखना। तो अभी आज की तारीख में लगभग $13 अरब का पैसा इंडिया फोकस फंड के पास पड़ा हुआ है, निवेश नहीं हो पा रहा है। ड्राई पाउडर कहते हैं उसको, ये टर्म याद रख लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। ड्राई पाउडर। किसी भी दिन गोली चलाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी सही कंपनियां नहीं मिल रही हैं फंडिंग के लिए। समझ में आ गया आपको? तो आप में से कितने लोगों ने किसी न किसी स्टार्टअप के साथ काम किया है भारत के? स्टार्टअप होता क्या है, कौन डिफाइन करेगा? एक और बड़ा अच्छा प्यारा सवाल आपसे पूछता हूं, लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा, कमेंट्स में उत्तर दीजिएगा। कई कंपनियां जब उनका रेवेन्यू सैकड़ों करोड़ों का हो जाता है, तो भी खुद को स्टार्टअप 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 बोलती रहती हैं। ऐसा क्यों? वाई इज इट दैट सम स्टार्टअप्स, डिस्पाइट ग्रोइंग इन साइज सब्सटैंशियली, कीप ऑन टैगिंग देमसेल्व्स एज स्टार्टअप? व्हाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? बताइए, इन चीजों के जवाब आपको पता हो, और भारत में कौन से 2 या 3 स्टार्टअप्स हैं जिनको आप बहुत मानते हैं कि हाँ, इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है? कमेंट बताइएगा। हेल्थ टेक में हो सकते हैं, एआई में हो सकते हैं, स्पेस टेक में हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। तो पहली खबर समझ में आ गई पूरी अच्छे से आपको? इकोनॉमिक विंटर, ये एक और बहुत प्यारा शब्द है। इसका भी अर्थ थोड़ा दिमाग लगा के हमें बताइएगा कमेंट में। दोस्तों, आज की दूसरी खबर, भारतीयों ने अमरीकियों को 80,000 करोड़ का चूना लगा दिया है। मैं रिपीट करता हूं, भारतीयों ने अलग अलग फर्जी कॉल सेंटर बना के अमेरिका के नागरिकों से 80,000 करोड़ रुपए लूट लिए हैं 1 साल में। ये थोड़ा सा यकीन करने लायक कहानी है ही नहीं, लेकिन अब कहानी है। इलीगल देसी कॉल सेंटर, यानी भारत के
2022 में अमेरिका के सिटीजन से 10 अरब डॉलर लूट लिए। कैन यू बिलीव इट? इन्वेस्टमेंट स्कैम्स 3 अरब डॉलर, बिजनेस ईमेल क्रैक कर लिया, 2.5 अरब डॉलर लूट लिए, पर्सनल डेटा चुरा ली, 1.25 अरब, रोमांटिक स्कैम सोचिए 8,000 करोड़ रुपए रोमांटिक स्कैम में लूट लिए। कर लो बात। टेक्निकल सपोर्ट के नाम पे 800 मिलियन डॉलर लूट लिए। So as you can see, this is no longer a trivial matter. This is no longer a matter for silly jokes. तो इस चीज को अमेरिका की सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और अमेरिका की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एफबीआई, उसने अब इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड अधिकारी डेप्यूट कर दिए। क्योंकि हो क्या रहा है, भारत में ऐसे ऐसे सैकड़ों फर्जी कॉल सेंटर चल रहे हैं जो सीधे अमेरिका में, उनको पूरा ट्रेनिंग दे दिया जाता है अमेरिकन एक्सेंट का। वहां के जो सीनियर नागरिक है 60, 65, 70, उनको बेवकूफ बना देते हैं और उनसे एंट्रियां करवा लेते हैं और पैसा लूट लेते हैं। वो पैसा गायब हो जाता है। इतना पैसा एक साल में लूटा गया। आप सोचिए भारत में कितना बड़ा व्यापार बन गया। अमेरिका ने बातों बातों में यह चेतावनी दी है कि भारत को थोड़ा सा यह सोचना होगा कि कहीं भारत पर यह लेबल ना चिपक जाए दैट इट इज एन एक्सपोर्टर ऑफ इंटरनेट एंड कॉल सेंटर स्विंडल्स। हम जैसे नाइजीरिया का मजाक उड़ाते हैं, एफबीआई बोलता है भारत को इस पे लगाम लगानी होगी। तो भारत में सीबीआई और स्टेट पुलिस एक एक करके इनके पीछे तो पड़ते ही हैं। आपने भी सुना होगा 500-500 लोगों के कॉल सेंटर पूरे के पूरे जो यही फर्जी काम में लगे हुए हैं। सोचिए 500-500, 600 लोग के कॉल सेंटर चल रहे हैं जो सुबह से शाम फर्जी एक्शन में लोगों को पैसे लूट रहे हैं। इट्स अमेजिंग। अब ये मिली भगत के बिना तो हो भी नहीं सकता ना, लेकिन ये हो रहा है। अब एक ऐसा टर्निंग आया है जहां गवर्नमेंट को सोचना होगा कि इससे नेशनल रेपुटेशन पे अब असर आएगा। बिकॉज दिस इज नॉट ट्रिवियल। 10 अरब डॉलर लूट लिए गए हैं। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने 4 बार इस खबर को पढ़ा, इसके आंकड़ों को टैली किया, समझा, इंटरनेट से और क्रॉस चेक किया, फिर यकीन आया कि यस दिस इज ट्रू। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि फॉर्मल सेक्टर में सही तरह की नौकरियों का जनरेशन नहीं होना। तो बहुत बड़ी मात्रा में युवा इस दिशा में मुड़ चुके हैं और इतने इनोवेटिव स्कैम्स हो रहे हैं भारत से कि पूछिए मत। बट दिस इज डेंजरस। प्यारे दोस्तों, ये बात जब मैं आपसे कर रहा हूं तो आज ही मेरे साथ भी स्कैम होते होते बचा, क्योंकि अब आप और हम तो बहुत अवेयर हो चुके हैं। मेरे एक रिलेटिव के साथ मैं हाल ही में शादी में जब गया था तो एक स्कैम हुआ था और एग्जैक्टली सेम चीज वो आज किसी ने मेरे साथ ट्राई की और एक मेरे को एसएमएस भेजा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि इस तरह के जो एसएमएस आते हैं, और उस एसएमएस में ये वार्निंग थी कि भैया आपकी बिजली आज रात को 9 बजे काट दी जाएगी। ये वार्निंग आ गई थी और आपने क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरा है तो अब आप तैयार हो जाओ, आपकी बिजली तो गई, वो हमने अब काट देनी है। अगर उससे आपको बचना है तो आप तुरंत हमें कॉल करें, हमसे बात करें, अदरवाइज आप गए। ये वो मैसेज आया था और इस मैसेज में लिखा है, डियर कंज्यूमर योर इलेक्ट्रिसिटी विल बी डिस्कनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM। ये नंबर है, कॉल करो। इतने बेशरम हो गए हैं, इनको डर ही नहीं किसी चीज का। और ये मैंने अपने रिलेटिव्स का स्कैम होते देखा तो उसने कांटेक्ट किया था तो ऐप डाउनलोड करवाया, 20-30 हजार वहीं साफ हो गए उसके। सावधान रहिए इन चीजों से। ऐसे कोई कॉल्स नहीं आएंगे आपको, मैसेजेस नहीं आएंगे कि रात को 9 बजे बिजली देने वाले हैं। बट अब ये पूरा एक पैंडेमिक बन चुका है भारत में, या ये कहें एपिडेमिक बन चुका है। भारत की बॉर्डर के भीतर है ना अभी तो। बहुत शानदार हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स है। अगर आप नॉलेज में बहुत अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश आंसर लिखने में दिक्कत हो जाती है, हमारे इस कोर्स में आपको समाधान मिलेगा। जानकारी नीचे कमेंट्स में है, चेक कीजिए, एनरोल कीजिए। स्वागत है आपका। बड़े मजे की बात है, चीन बोल रहा है हम भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। ये एकदम से क्या, कौन सी चाय पी ली इनने। और वहां रशिया की तरफ से पुतिन बोलते हैं हम यूक्रेन के साथ नेगोशिएशंस को तैयार हैं। मतलब दोनों एक साथ ही उन्होंने अपनी धुन बदल ली है। चाइना ये कहता है अलग अलग मुद्दों के ऊपर, वैंग ही जो फॉरेन मिनिस्टर थे अब तो पोलित ब्यूरो में आ गए हैं, कहते हैं कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसी मूव हो रही है, अमेरिका हमको दुश्मन मानता है वगैरह वगैरह। उस लाइन पे काफी सारी बातें इन्होंने की।
इंडियन पॉलिसी मेकर्स नो वेरी वेल दैट दीज थिंग्स आर नॉट टू बी टेकन एट द फेस वैल्यू एट ऑल, क्योंकि ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी यांगजी में जो कुछ हुआ अरुणाचल में, वो हम सब ने बहुत अच्छे से देखा है। तो ये तो धूर्त लोग हैं, बहुत भयंकर धूर्त हैं। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन ने एक एडिटोरियल में ये अपील की है भारत सरकार से कि रिएक्टिव अप्रोच बहुत हुई, अब घुस के मारो। जितनी वेरिएबल माउंटेन रेंज है उसमें से जहां जहां से हम आगे बढ़ के उसकी टेरिटरी में घुस सकते हैं, घुसो। जब तक हम ये नहीं करेंगे उसकी हरकतों से ये बाज नहीं आने वाला है। इस तरह से फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एडवाइस देना बहुत मायने रखता है। एंड मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूं साइबर क्राइम के मामले में कि हमारा उन्होंने एम्स डाउन किया, हमें बीजिंग का सबसे बड़ा अस्पताल डाउन करना पड़ेगा। दूसरी भाषा चलनी नहीं है इन लोगों के साथ में। देखते हैं सरकार कब करती है, लेट्स होप जल्दी से जल्दी हो। तो ये चाइना की तरफ से हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा ऑलिव ब्रांच, लेकिन धूर्त हैं इसलिए ऑलिव ब्रांच भी नहीं कहूंगा, कांटे होंगे उसमें। और यहां पुतिन का कहना है कि मैं तो बात करने को तैयार हूं यूक्रेन के साथ, लेकिन अब दुनिया की दूसरी ताकतें हैं वो रोक रही हैं। यूक्रेन का ये कहना है कि भाई हटा सावन की घटा, हमें कोई बात नहीं करनी जब तक आखिरी रशियन को हम धक्के मार के नहीं निकाल देंगे और 2014 में तुमने हमारा पूरा क्राइमिया ले लिया वो वापस नहीं ले लेंगे, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। पुतिन की पोजीशन वीक है। 5 दिन का मिलिट्री कैंपेन फरवरी में लाए थे, 10 महीने से संघर्ष करके उलझ के रह गए हैं बहुत बुरी तरह से, पीछे ही नहीं हट पा रहे हैं। और पुतिन की तो पूरी सत्ता इस पे आके टिक गई है। रशिया के लोगों के लिए बहुत बुरा है क्योंकि उनका इसमें बहुत डैमेज हो रहा है, इकोनॉमी का डैमेज हो रहा है। प्यारे दोस्तों, ये आज की स्थिति है। इतना पोर्शन यूक्रेन का आज की तारीख में रशिया के कंट्रोल में है और यूक्रेन का कहना है कि ये तो हम सब वापस ले लेंगे, तब तक शांति की बात करना ही बेकार है। यहां पर चाइना इंडिया के कनेक्शन में रॉ के भूतपूर्व चीफ एएस द्युलात का जो बुक आई है उसमें उन्होंने काफी सनसनीखेज खुलासे किए हैं। और एक उन्होंने ये किया है कि जो भूतपूर्व राजा थे भूटान के जिग्मे सिंह वांगचुक, उन्होंने भारत को चीन को लेके, डोकलम को लेके काफी चेतावनियां पहले ही दे दी थी और उसमें मिस हैंडलिंग हुई है। ये बहुत अच्छी खबर है, आप इसको पढ़िएगा। आई ओपनिंग है ये कि भूटान किस तरह से चिंतित था और अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन मिसमैनेज हो गई। अभी फिलहाल तो चीन के भयंकर दबाव में है, भूटान की बहुत सारी टेरिटरी चीन ने छीन ली है, वहां गांव बसा दिए हैं, ये सबको पता है। बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार ने जाति जनगणना शुरू करवाने का निर्णय ले लिया है। जाति जनगणना का वादा हर सरकार करती है और हर सरकार डर के लास्ट स्टेज पे बाहर हो जाती है। वर्तमान केंद्र सरकार मोदी जी ने भी चुनाव के समय हम पूरी जाति जनगणना करवाएंगे ये वादा किया था, उसके बाद पूरी तरह उसको छोड़ दिया कि नहीं, तो गलत है, होना ही नहीं चाहिए। जाति जनगणना का मतलब होता है कि जैसे आपका रेगुलर सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस, जो 21 का पोस्टपोन हो चुका है, अब लोकसभा के बाद ही होना, ये तो क्लियर है। अगर वो अभी होता तो उसके साथ में कास्ट सेंसस पूरे इंडिया का कराया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट अनेकों बार केंद्र सरकार को यह बोल चुका है दैट वी शुड हैव क्वांटिटेटिव डेटा फॉर वेरियस कास्ट ग्रुप्स इन इंडिया, in the absence of which adjudicating on matters pertaining to caste related reservations becomes very difficult for us. अब जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तो 10% क्यों, 9.5 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 11:15 क्यों नहीं, 12:15 क्यों नहीं, इसका कोई जवाब ही नहीं किसी पे। दैट 10% इज अ रैंडम फिगर इन द एब्सेंस ऑफ अ कास्ट सेंसस, यू जस्ट डोंट नो विच फिगर इज राइट। Hence, इंडिया नीड्स दिस सेंसस डेस्परेटली, लेकिन हर सरकार ये करने से डरती है क्योंकि उससे राजनीति में बहुत भूचाल आएगा। तो फिलहाल बिहार सरकार बिहार में करवा रही है। हो सकता है ये एक 1 स्टेप फॉरवर्ड हो और फिर नेशनल सेंसस भी हो जाए। उससे संबंधित आज तक जो जो सेंसस हुए हैं वो आपके सामने 1872, 1901, 1931, 1941 और 2011। वर्तमान में ये वाला सेंसस का डेटा सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसको होके आज 90 साल हो चुके हैं। 2011 में जो एसईसीसी करवाया था यूपीए ने, वो डेटा ही रिलीज नहीं किया उन्होंने। अब वो क्यों नहीं रिलीज किया वो हर कोई समझता है, आप बताइए हमें कमेंट थ्रेड में, हर कोई क्यों समझता है। काका कालेलकर कमीशन ओबीसी, मंडल कमीशन ओबीसी, रोहिणी कमीशन ओबीसी, ये 3 बने हैं ओबीसी की वर्तमान स्थिति के लिए। और मंडल कमीशन के आधार पर 52% आबादी ओबीसी है, 27% उनको रिजर्वेशन मिला। रोहिणी कमीशन काफी लंबे एक्सटेंशन चलते रहे हैं इनके, उन्होंने 27% को 4 गुटों में बांटने की बात की है ताकि सिर्फ 2 या 3 डोमिनेटिंग ओबीसी कम्युनिटी मैक्सिमम फायदा न ले जाए। तो ये पूरी कहानी ओबीसी की है।
और एक बार अगर कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस हो जाएगा तो कम से कम नंबर तो पता चलेंगे। तो यह है पूरी कहानी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट हेड में बताइए। अब हम आगे आते हैं देश बिल। इस पे काफी खबरें आ रही हैं तो मैंने सोचा आपको मैं फटाफट समझा दूं। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब बिल, देश बिल। देश बिल बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एवोल्यूशन है। भारत में सबसे पहले जब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स आए थे 1960 के दशक में, वो जब सफल होने लगे कांडला वगैरह में, तो उसके बाद दूसरी कई जगहों पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स आए। वहां पे लगी हुई कंपनियों को बहुत सारी छूटें दी जाती थी बशर्ते उनका सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। और उसी के बाद फाइनली सन 2000 के दशक में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की पॉलिसी आई थी। इसमें से कुछ सफल हुए, कुछ मिश्रित सफलता मिली, और अब भारत सरकार उसको देश बिल में कन्वर्ट कर रही है। समझ में आ गया, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब। तो इसमें बेसिकली क्या करने की कोशिश है, सरकार का यह कहना है कि जो कंपनियां इसमें जमीन हमसे लेती हैं उन्हें केवल एक क्राइटेरिया पर कमिट करना पड़ेगा, या तो इन्वेस्टमेंट, या तो ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, या तो जॉब क्रिएशन, या तो एक्सपोर्ट। और सरकार का कहना है कि इससे वो फोकस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा मदद कर पाएंगी। चार में से आपको एक कैटेगरी में कमिट कर दो कि हम ये करने के लिए आए हैं। आपको समझ में आ गया। और डब्ल्यूटीओ रूल्स के साथ ये सब कंप्लायंट होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो कंसर्न है वो लैक ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर रिवैम्प, वो इससे दूर होगा, ऐसा देश बिल का कहना है। समझ में आ गया। आज की तारीख में भारत की इकोनॉमी की सबसे बड़ी चुनौती है फॉर्मल सेक्टर जॉब जनरेशन। देश को हर साल 1.5 से 2 करोड़ नई नौकरियां चाहिए औपचारिक क्षेत्र में, जहां कम से कम 20, 25, 30 हजार की सैलरी मिले, सही लिखित में टर्म्स कंडीशन मिले, सिक्योरिटी मिले, सब मिले। वो हो नहीं रहा है और ये 30 साल की प्रॉब्लम है भारत की, एकदम आज के आज नहीं हुआ है। तो ये जो जॉबलेस ग्रोथ चल रही है उसके परिणाम आपके प्राइवेट कंजम्पशन के ट्रेंड्स में दिखते हैं, उसके परिणाम बॉटम ऑफ द पिरामिड के बढ़ते स्ट्रेस में दिखते हैं। तो सरकार में जॉब जनरेशन होना चाहिए। समझ में आ गया आपको प्यारे दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट समझाया था, आज उसमें एक एंगल और समझाना है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्क्रैप कर दी है। फाइनली वो बंद हो चुकी है। 2 साल चलाई, कोविड के समय आई थी। हर महीने इतना किलो अनाज जितने भी हमारे फूड सिक्योरिटी के हितग्राही उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब सरकार उसको चलाती तो रही, उसमें सरकार को 2 तरह से चोट पहुंचती रही। एक तो सरकार का पैसा लगता रहा, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस है फूड ग्रेन्स को लाने की एफसीआई के गोदामों में वो तो अपनी जगह है ही, और बफर स्टॉक भी कम होते चले गए। उसमें एक्चुअल आपका फूड ग्रेन जा रहा था, फूड ग्रेन की प्राइस तो सब्सिडी भी जारी थी, बफर स्टॉक भी कम हो रहा था। अब सरकार ने अभी 2 दिन पहले जो अनाउंसमेंट किया, उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना स्क्रैप कर दी। ऐसा बोला नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने कर दी है। बदले में उन्होंने यह किया कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में आप 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए में मोटा अनाज, गेहूं, चावल खरीदते थे हर महीने में, वो पूरा फ्री हो गया। इससे कम से कम अनाज की क्वांटिटी सरकार के पास बच जाएगी, लाखों टन, जिससे फिर वो ओपन मार्केट स्कीम और प्राइसमेंट के काम कर सकती है। तो सब्सिडी में भी इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बफर स्टॉक भी कम होगा, लोगों की नाराजगी इसलिए मैनेज हो जाएगी क्योंकि जहां वो 1, 2, 3 रुपया देता था अब उसको वहां कुछ भी नहीं देना है, और पॉलिटिकली भी ये स्मार्ट मूव है। तो इस तरह से सरकार यहां से आगे फूड ग्रेन मैनेजमेंट करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए आप सोच रहे हैं, सब कर रहे हैं, वेरी गुड, और हम इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन हमें सोचना यह है कि आज आजादी के 75 साल होने के बाद 80 करोड़ लोगों को हमें अगर फ्री भोजन पे टिका के रखना पड़ रहा है, तो हमारा जॉब जनरेशन का इंजन वाकई में ये मांग कर रहा है कि मेरी तरफ ध्यान दो। बिकॉज अनलेस वी इंप्रूव दैट, वी विल नेवर बी एबल टू वीन पीपल ऑफ दीज थिंग्स विच इन द लॉन्ग रन शुड बी आवर वर्दी गोल। आ गई समझ में, लिंक बैठ गई पूरी। गरीबों को और जो वंचित हैं उनको सब्सिडीज मिलनी ही चाहिए, सपोर्ट मिलना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसका स्केल इतना बढ़ जाता है तो फिर हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है कि इकोनॉमी में क्या गड़बड़ हो रही है ऐसी। सिविल्स की तैयारी के लिए हमारा बहुत अच्छा कोर्स है पावर पैक का कोर्स।
इसकी जानकारी आप लीजिए, नीचे लिंक दी हुई है। दिस कोर्स अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग विल बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू। एनरोल करें और पूरा पूरा लाभ लें। इसकी अगली बैच का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी होने वाला है। अब हम आते हैं अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड्स में इन्वर्जन, मतलब रिसेशन आ रहा है। अब ये इतनी तकनीकी खबर है कि मैं 2 मिनट लेके आपको ढंग से समझा देता हूं, ठीक है। तो अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड्स में इन्वर्जन यानी कि रिसेशन आ रहा है। देखो बेटा, शांति से समझ लो। अमेरिका में, भारत में जब भारत सरकार मार्केट से लोन उठाती है तो जो बॉन्ड बेच के लोन उठाती है उसको क्या कहते हैं? जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ब्रिटेन में सरकार बॉन्ड बेच के लोन उठाती है उसको क्या कहते हैं? गिल्ट। और अमेरिका में सरकार जब बॉन्ड बेच के पैसा उठाती है मार्केट से उसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रेजरीज। आ गया समझ में? अभी हम ट्रेजरीज की बात करेंगे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा शांति से समझिएगा होता क्या है। देखिए, जब सरकारें ट्रेजरीज बेचती हैं मार्केट में, या भारत में आप जीसेक बेचते हो, तो उसका एक फेस वैल्यू होता है। आप मान लो $100 का आपने खरीदा और मान लो ये 10 साल का था, और उसका एक कूपन रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो ये 5% है, तो आपको 10 सालों तक हर साल कितना मिलेगा? 5%, यानी $5, $5, $5, 5, 10 बार। और 10वें साल में जब आप सरकार के पास जाओगे तो सरकार आपको कितने रुपए वापस कर देगी? $100। ये समझ में आ गया ना? लेकिन ये आपका, अगर आपने होल्ड करके रखा 10 साल तक, आपने बॉन्ड खरीदा और खरीद के भूल गए, तो ये वाला कैलकुलेशन लागू होता है। समझ में आ गई आपको? कोई टेंशन ही नहीं, सिंपल है, बच्चा भी समझ जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो? आप बीच में इस बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हो, ये अलाउड है। तो जब आप सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड को बेच देते हो तो उसकी प्राइस $100 से कम भी हो सकती है, $100 से ज्यादा भी हो सकती है। आ गया समझ में? मान लो आपका बॉन्ड $110 में किसी ने खरीद लिया आपसे, ठीक है, बीच में, यहां पे इस पॉइंट पे आपने बेच दिया। अब याद रखना, उस पे उसको इंटरेस्ट तो उस साल कितना मिलेगा? $5। ये तो फिक्स है ना, ये थोड़ी चेंज होगा, केवल फेस वैल्यू चेंज होगी बॉन्ड की। तो उसका जो यील्ड है अब वो 5/110 होगा, यानी क्या होगा? गिर जाएगा, 5% से कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, प्राइस ऑफ अ बॉन्ड वेरीज इनवर्सली एज द यील्ड ऑफ द बॉन्ड। जब जब प्राइस बढ़ेगी यील्ड घट जाएगी, दिख ही रहा है ना यहां पे। और जब जब बॉन्ड की प्राइस गिरेगी आपका यील्ड बढ़ जाएगा। कूपन रेट तो फिक्स है 5%। ये तो सिंपल मैथ्स है। अब ये जो हमने अभी देखा, क्या होता है कि सरकारें 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक के लिए पैसा उठाती हैं। नॉर्मल यील्ड कर्व ऐसा होता है, इसको कहते हैं यील्ड कर्व, नॉर्मल यील्ड कर्व। इसका क्या मतलब? 25 साल के लिए या 30 साल के लिए आपने बॉन्ड खरीदा, उस पर आपको यील्ड हमेशा ज्यादा मिलेगी। अरे आपने 30 साल के लिए पैसा दे दिया है सरकार को, मार्केट में बेचने जाओगे तो वो बॉन्ड सस्ते में बिक जाता है, तो आपकी यील्ड बढ़ जाती जो खरीदता उसके लिए। और कम समय में यील्ड आपकी हमेशा कम होती है। ये टाइम इन ईयर्स है और ये यील्ड है। तो अभी जो आज की न्यूज है वो ये कि अमेरिका में यील्ड कर्व इन्वर्ट हो गया है, मतलब रिसेशन आ रहा है। अब ये मैं समझा देता हूं। क्या होता है कि जब रिसेशन आता दिखता है मार्केट के खिलाड़ियों को, तो वो शॉर्ट टर्म में अपना पैसा मार्केट से निकालने की सोचते हैं। बात समझ में आई आपको? और उस वजह से ये पूरा का पूरा कर्व उल्टा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर से समझाता हूं, जब इन्वेस्टर्स को लगता है यार रिसेशन आ रहा है, मंदी आ रही है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी 2-3 क्वार्टर, तो वो बाकी सब जगह से रिस्की मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, स्टॉक मार्केट से, और वो सारा पैसा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में डाल देते हैं। तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो मार्केट में अब वो 100 का बॉन्ड 110, 115 का ही मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड ज्यादा महंगे हो जाएंगे
तो उनकी यील्ड और गिर जाएगी और शॉर्ट टर्म की बढ़ जाएगी क्योंकि उनकी डिमांड घट गई है। तो इस तरह से ये कर्व ऐसा उल्टा हो जाता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है तो इसकी प्राइस बढ़ गई तो ये यील्ड घट गई है। और ऐतिहासिक रूप से अमेरिका में जब जब यील्ड इन्वर्जन हुआ है तब तब रिसेशन आया है। मतलब आप ये 100% मान लो कि अगले 12 महीने अमेरिका में रिसेशन रहेगा। उसके भारत पे जो जो प्रभाव होंगे वो अपनी जगह हैं, वो प्रभाव तो होने ही हैं, हम सभी जानते हैं। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से अमेरिकी डॉलर ज्यादा मजबूत हो गया तो भारतीय रुपया एकदम से अभी ऊपर नहीं उठेगा। अमेरिका में रिटर्न्स बढ़ते चले जा रहे हैं तो डेफिनेटली भारत में आने वाला इन्वेस्टमेंट भी जो है वो अब धीरे धीरे कम हुआ। ये सब हम पहले देख चुके हैं। भारतीय एक्सपोर्ट्स, रुपया कमजोर होगा तो बेनिफिट हो सकता है लेकिन रिसेशन होगा तो बेनिफिट बैलेंस आउट हो जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें 10 ईयर -3 मंथ ट्रेजरी यील्ड आप देख लीजिए, ये माइनस में जा चुकी है, 10 ईयर पे बढ़ गई है 3। तो अगर आपसे परीक्षा में यील्ड इन्वर्जन पूछा जाए तो बहुत सिंपल है। जब जब अमेरिका में रिसेशन आएगा यील्ड इन्वर्ट होगी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड के ऊपर यील्ड एकदम से घटेगी क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, लोग डर गए तो वो लॉन्ग टर्म पैसा बॉन्ड में लगा के चुप बैठ गया। और शॉर्ट टर्म पे यील्ड बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी मांग ही नहीं, क्योंकि लोग डरे हुए हैं तो पैसा लॉन्ग टर्म में लगाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो रिसेशन है। तो ये है यील्ड इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। आई होप आप एग्जाम में इसको संभाल पाओगे। आप में से जो भी माई के लाल हैं, कमेंट हेड में ब्रीफ में हमको समझा देना यार कि हमने जो समझा है वो आपको समझ में आ गया, या आप हमको समझा दो ताकि हम दुनिया को समझा सकें कि तुम समझ पाए हो। समझ के समझ को समझो, समझना अपने आप में समझ है। 8वीं खबर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी ऑफ G20 कंट्रीज। कितना पैसा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी G20 के देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं। इंडिया के केस में वो है 0.65%, साउथ कोरिया में है 4.4, जापान 3.2, अमेरिका में है ये 2.8। आप देख सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी लगातार दशकों तक पैसा मांगता है। आपको विश्व गुरु बनना है विदाउट वेरी एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड by science and technology I mean real science and technology, not pseudo science of a multiple variety। कुछ नहीं होगा, पीछे जाएगा देश उससे। जब तक आप वास्तविक विज्ञान प्रौद्योगिकी में अरबों अरबों डॉलर हर साल नहीं लगाओगे, उसका असर 10, 15, 20 साल बाद दिखता है। वो भारत में परसेंट कम है, पैसा भी कम है, तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। फिलहाल इस पे कहीं कोई नीति नहीं है। एक है हमारी नेशनल पॉलिसी है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, अमाउंट्स आर जस्ट टू मीगर। जितनी भी न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज, नाइका, डिलीवरी, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, कार ट्रेड टेक, नजारा, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ध्वस्त हो गया है पिछले कुछ समय से, जब से फ्री मनी का एज समाप्त हुआ है। बहुत सारे लोग जैसे कि राकेश झुनझुनवाला वगैरह इन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि मैं इनका मॉडल नहीं समझ पाता हूं कि सैकड़ों करोड़ों का नुकसान करने वाली कंपनियां इतनी वैल्यूएबल कैसे हुई हैं। आज एटलीस्ट टेम्पररीली राकेश झुनझुनवाला इस मामले में सही साबित हो गए हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं लॉन्ग रन में इन कंपनियों का फ्यूचर बहुत अच्छा है। देखेंगे। दोस्तों, आपको पता है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में 20-25 हजार साल पहले जो आदि मानव आके रहते थे, उन्होंने ऐसे बहुत सारी पत्थरों पे तस्वीरें उकेरी हुई है। ये ड्रोन से लिया हुआ फोटो, ऊपर से नीचे देख रहे हैं हम। इनको पेट्रोग्लिफ कहते हैं, पत्थरों पे खोदी हुई तस्वीरें। बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, अलग अलग जानवरों की, इंसानों की, बड़ी मजेदार हैं ये। तो ये रत्नागिरी के पूरे क्षेत्र में ऐसे पेट्रोग्लिफ मिलते हैं, 15,000, 20,000, 25,000 साल पुराने। ये पूरे आदि मानवों ने बनाए हुए हैं। मतलब तब वो वहां रहते थे, इस तरह की खुदाई करते थे, आगे बढ़ जाते थे, तो पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो रत्नागिरी में लग रही है, वो इस क्षेत्र में लगने जा रही है। तो अभी जो कंट्रोवर्सी है वो ये कि उस रिफाइनरी के पोल्यूशन से ये एंशंट विरासत नष्ट हो सकती है, इसलिए उसके लोकेशन को बदलो। तो ये पोल्यूशन और एनवायरनमेंट से संबंधित उस रिफाइनरी की पहली लोकेशन भी बदली गई थी। दूसरी लोकेशन पे ये पेट्रोग्लिफ वाली कंट्रोवर्सी, एंशंट रॉक आर्ट कहते हैं इसको, और ये दुनिया में अद्भुत मानी जाती है। इसके बर्बाद होने का खतरा है, तो शायद ये दूसरा लोकेशन भी उसका चेंज हो जाएगा। दिल्ली सरकार बवाना लेक में फ्लोटिंग सोलर फार्म लगाने वाली है।
फ्लोटिंग सोलर फार्म भारत में ऑलरेडी तेलंगाना, विशाखापट्टनम वगैरह शुरू हो चुके हैं। दिल्ली में यह पहला होगा। फ्लोटिंग सोलर फार्म में पहले एक पॉन्टून बनाया जाता है, उस पर पीवी मॉड्यूल लगाते हैं, एंकर से उसको बांध दिया जाता है, उसको इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं और ट्रांसफार्मर में जुड़ के फिर वो सीधे ग्रिड में चला जाता है। समझ में आया आपको? इसमें कहीं कोई टरबाइन नहीं होती है। सोलर पावर एकमात्र पावर है जिसमें आपको टरबाइन घुमाना नहीं पड़ता है, स्टीम बना के ये सीधे पावर बनती है। नहीं तो हाइड्रो पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, थर्मल पावर हो, सब में पहले आपको स्टीम बना के टरबाइन नहीं पड़ती है। खैर, इस प्रोजेक्ट को इसलिए अच्छा बताया जा रहा है क्योंकि इससे पानी का इवेपोरेशन भी रुकेगा, जिससे वाटर सप्लाई हाइड्रो पावर के लिए बनी रहेगी। तो भारत में कहीं ना कहीं फ्लोटिंग सोलर पावर अब मेन स्ट्रीम होगी, ऐसा लग रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सोलर और विंड पावर, ये भारत में बहुत एग्रेसिव टारगेट वर्तमान सरकार ने रिन्यूएबल के 500 गीगावाट के 2030 तक के रखे हैं। देखते हैं हम कहां तक पहुंचेंगे। आ गया समझ में? प्यारे दोस्तों, इसमें कोई नए इनोवेशंस वगैरह आपको पता हो सोलर में तो हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। वर्तमान में भारत की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो कितने गीगावाट है, मैं इसके पहले 3-4 बार बता चुका हूं सीरीज में आपको। आज का मटेरियल डाउनलोड करेंगे इन चारों लिंक्स पे क्लिक करके। सिविल सर्विसेज का फ्री रीडिंग मटेरियल आप इस लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पिछले 10 सालों के प्रीलिम्स के एनालिसिस आपको यहां मिलेंगे। मेरे मोटिवेशनल आर्टिकल्स का 150 आर्टिकल्स का शानदार कलेक्शन है विद वीडियो, वो यहां मिलेगा। और एप्टीट्यूड बिल्डिंग की हमारी एक फ्री वेबसाइट है, वो यहां से, ये आप ही के लिए है, डाउनलोड करें, यूज करें, फायदा होगा। आज के 2 हमारे एडिटोरियल्स हैं। कोविड से भारत को घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ी स्मार्टनेस से हम इसे पूरी तरह मैनेज कर लेंगे। विश्व गुरु बनने के लिए R&D में निवेश करें। आज के लिए इतना ही। अब हम कल शाम 5 बजे आपसे भेंट करेंगे। 100 में से मार्क्स देते जाइएगा। और आज की सबसे प्यारी खबर क्या लगी बताते चलिए। नमस्कार, जय हिंद।